दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, ये घटना बहुत ही अजीब और भयानक है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना उड़ीसा की आज तक की सबसे खौफनाक घटना थी। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं वसीम और आप देख रहे हैं हमारे चैनल क्राइम एंड अमेजिंग स्टोरीज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के इलाके के एक मोहल्ले में सेना का एक रिटायर कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान घर में रहता था। और यह कर्नल सेना में डॉक्टर था, जो कि रिटायर हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। और दोस्तों, इस मोहल्ले के लोगों को सोमनाथ परिदा का घर बड़ा ही अजीब लगता था। और इसी घर में सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया था जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसने पूरे उड़ीसा को झंझोड़ कर रख दिया था। दरअसल सोमनाथ परिदा इस मोहल्ले में अपने बड़े से घर में अपनी पत्नी उषाश्री के साथ रहता था। और दोस्तों, इतने बड़े घर में सिर्फ ये दोनों पति पत्नी ही रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1977 में उषाश्री से शादी की थी। शादी के बाद सोमनाथ और उषाश्री के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बना और वो अमेरिका चला गया, और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। अब 1998 में कर्नल सोमनाथ परिदा सेना में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर हो गए, और वह अपनी पत्नी के साथ इस 2 मंजिला घर में रहने लगे। सोमनाथ की उम्र 70 साल थी और उनकी पत्नी लगभग 60 से 65 साल की थी। दोस्तों, सबसे अनोखी बात यह थी कि सोमनाथ का बिहेवियर बड़ा ही अजीब था। उनके मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सोमनाथ परिदा उस मोहल्ले का सबसे अजीब और सनकी आदमी था। और वाकई में सोमनाथ ने इतना भयानक कांड करके वो बात साबित भी कर दी थी। उस मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर जाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं जाते थे। और दोस्तों, एक और अजीब बात ये भी थी कि सोमनाथ परिदा शाम के 6 बजे ही सो जाता था और वो सुबह के 3 बजे जाग जाता था। उसका घर शाम को 6 बजे के बाद ऐसे सुनसान हो जाता था जैसे उस घर में कोई रहता ही नहीं हो। और जब कोई उनके घर के आगे अपनी गाड़ी पार्क कर देता तो वो उन पर बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगता था। और यहाँ तक कि कोई पास में बने मंदिर की घंटी भी बजाता तो भी उसको बहुत गुस्सा आता था। अक्सर उनके घर में इन दोनों मियाँ बीवी के आपस में झगड़े होते रहते थे, लेकिन जैसे तैसे इन अकेले की घर गृहस्थी चल ही रही थी। सोमनाथ के बच्चों की कभी भी अपने पापा से नहीं बनती थी। वह फ़ोन पर भी अक्सर अपनी माँ से ही बातें किया करते थे, क्योंकि उनके बेटा बेटी को अपने पापा का स्वभाव बहुत ही अजीब और डरावना लगता था। वह अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करते थे। और इसी दौरान ये बात है 2013 के जून महीने के एक दिन की। सोमनाथ का बेटा डॉक्टर मनोज परिदा, जो अमेरिका में रहता था, वह अपनी माँ उषाश्री को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर मनोज कुछ देर बाद फ़ोन मिलाता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। तो मनोज को लगा कि शायद माँ कहीं बाहर गई होगी। फिर वह अगले दिन माँ को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। और वह लगातार कुछ दिनों तक ऐसे ही फ़ोन करता रहता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। और ऐसा करते करते 19-20 दिन बीत जाते हैं। अब मनोज को भी घबराहट होने लगी थी कि आखिर माँ ने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। तो आखिर में मनोज अपने पिता को फ़ोन करता है और अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ से मेरी बात करवाओ। तो पिता कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के पास दुबई गई है। तो मनोज अपनी बहन को फ़ोन लगाता है और मनोज अपनी बहन से पूछता है कि माँ क्या तुम्हारे पास आई है। तो वो कहती है कि नहीं, माँ मेरे पास नहीं आई है, और मैं कई दिनों से माँ से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ का फ़ोन नहीं मिल रहा है। ये सुनते ही मनोज चौंक जाता है और मनोज को शक हो जाता है। उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास होता है। तो मनोज बहुत घबराया हुआ भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा को फ़ोन करता है और उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि आप जल्दी से घर पर जाकर चेक करके आओ, क्योंकि मनोज को अपने पापा पर शक था। और दोस्तों, इस कहानी में उस सनकी ने जो किया, उसने वहाँ के लोगों की नींद ही उड़ा दी थी।
अब 23 जून 2013 के शाम के लगभग 5 बजे उषाश्री का भाई और उसकी बहन सोमनाथ के घर के आगे पहुंच जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। जब वह बार बार घंटी बजाते हैं तब कुछ देर बाद सोमनाथ परीदा आता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो खिड़की से ही इन दोनों से बात करता है। तो मनोज का मामा कहता है कि उषा कहाँ है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सोमनाथ कहता है कि वो अपनी बेटी के पास दुबई गई है। ये सुनकर मामा को पूरा शक हो जाता है कि सोमनाथ झूठ बोल रहा है। तो मामा सोमनाथ से दरवाज़ा खोलने को कहता है। और दोस्तों, ये बहुत ही अजीब बात थी कि सोमनाथ दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अब डॉक्टर सोमनाथ परीदा खिड़की बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस घर के बाहर अभी भी उषा के भाई बहन खड़े थे। तो उषा का भाई तुरंत मनोज को फ़ोन लगाता है और सारी बात बताता है। तो मनोज को भी अंदेशा हो जाता है कि घर में कुछ गलत हो गया है। मनोज मामा को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है और मामा पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को साथ लेकर उस घर के पास चले जाते हैं। अब पुलिस उस घर के दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन सोमनाथ परीदा दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तो मजबूरन पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर उस घर में चली जाती है, जो अंदर से बड़ा अजीब लग रहा था। अब पुलिस डॉक्टर सोमनाथ से पूछताछ करती है कि उषाश्री कहाँ है। तो सोमनाथ कहता है कि वह अपनी बेटी के पास दुबई गई हुई है। तो पुलिस पूछती है कि कब गई थी। तो सोमनाथ कहता है कि 3 जून से गई हुई है और उसे गए हुए आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं। तभी पुलिस कहती है कि उसकी बेटी से बात हुई है, उषा वहाँ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनते ही सोमनाथ घबरा जाता है। अब पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि शायद सोमनाथ सही बोल रहा है। तभी पुलिस के कुछ जवान सोमनाथ के बेडरूम में गए तो उन्हें बेडरूम के कोने में 2 आर्मी के ट्रंक पड़े हुए दिखाई देते हैं, जो अक्सर आर्मी वाले अपना सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रंकों पर ताला लगा हुआ था। तो सबसे पहले पुलिस इन तालों को खोलती है और जैसे ही ताला खोला गया तो पुलिस देखती है कि इन ट्रंकों में 11 टिफ़िन बॉक्स रखे हुए थे, यानी कि इन ट्रंकों में लगभग 22 टिफ़िन बॉक्स रखे हुए थे। तो पुलिस एक बार सोचती है कि शायद सोमनाथ पार्ट टाइम खाने की डिलीवरी का काम करता होगा, लेकिन फिर सोमनाथ और उसके घर की हालत देखकर, उनका रहन सहन देखकर पुलिस समझ जाती है कि यह ऐसा काम करने वाले नहीं हो सकते। फिर दोस्तों, जब एक पुलिस वाले ने पहला टिफ़िन खोला तो उस पुलिस वाले से लेकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद बारी बारी से सारे टिफ़िन बॉक्स को खोला जाता है। तो लोगों के सामने इतना भयानक मंजर था जिसे देखकर शायद हर कोई डर जाए। दरअसल उन 9 इंच के 22 टिफ़िन बॉक्स के हर खाने में इंसानी मांस के 300 छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे उनमें बदबू ना आए। और यह इंसानी मांस के टुकड़े थे सोमनाथ की पत्नी उषाश्री के, लेकिन इन टुकड़ों में उसकी पत्नी का सर गायब था। और इसके बाद घर की तलाशी में एक टेबल पर रखे बॉक्स में उषाश्री का सर रखा हुआ था, जो कुछ हद तक सड़ चुका था, जिसके बाल झड़ चुके थे और जिसके सर पर गहरी चोट के निशान भी थे। और दोस्तों, सबसे अजीब बात यह थी कि सोमनाथ ने बताया कि वो उसके सर से रोज रात को बातें किया करता था। अब पुलिस वाले भी यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर सोमनाथ ने ऐसा क्यों किया और कैसे अपनी ही पत्नी के 300 टुकड़े कर दिए, और आखिर क्यों इन टुकड़ों को टिफ़िन में डाल दिया। पुलिस इन सारे सवालों के जवाब सोमनाथ से पूछती हैं। तो सोमनाथ ने पुलिस को जो कहानी बताई वह और भी दहला देने वाली थी। सोमनाथ कहता है कि 3 जून को उसकी पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया हुआ था और वो अपना सर जोर जोर से ज़मीन पर मारकर एक ही बात बोल रही थी कि वह मर रही है और उसकी समाधि साईं बाबा की शिरडी में बननी चाहिए। और ऐसे कहते ही वह खुदकुशी कर लेती है। तो पुलिस आगे सोमनाथ से कहती है कि तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। तो सोमनाथ कहता है कि वह अगर पुलिस को या लोगों को बता देता तो उसकी इमेज खराब हो जाती। तो पुलिस पूछती है कि तुमने लाश के टुकड़े क्यों किए और आखिर टिफ़िन में इन टुकड़ों को क्यों डाला। तो सोमनाथ ने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सबसे पहले अपने घर की मेड और धोबी की छुट्टी की, और उसके बाद उसी रात उसने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी व ऑपरेशन करने वाली ब्लेड से 100 टुकड़े कर दिए, और बाद रोज उसकी लाश के धीरे धीरे और टुकड़े करता गया।
और वह हर रोज 2-3 टिफिन बॉक्स अलग अलग दुकानों से खरीद कर लाता ताकि किसी को शक ना हो सके, और इन टुकड़ों पर कुछ केमिकल छिड़क देता ताकि उसमें से सड़ने की स्मेल ना आ सके। और फिर इसके बाद सोमनाथ फरीदा रात के वक्त लाश के और टुकड़े करके टिफिन में पैक करता गया, क्योंकि सोमनाथ फरीदा का कहना था कि वह इन टुकड़ों को लेकर शिरडी साईं जाएगा और वह अपनी पत्नी की वहां पर समाधि बनाएगा। डॉक्टर सोमनाथ फरीदा का क्लिनिक भी था और वह अपनी डॉक्टरी का काम भी किया करता था, और इसके बीच में ही उसने अपनी क्लिनिक में बड़ी धूमधाम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था और किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं लगने दी। सोमनाथ को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और सोमनाथ की मानसिक जांच की जाती है, लेकिन सोमनाथ फरीदा की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक थी। और इसके बाद उन मांस के टुकड़ों और सर की जांच की गई तो पता चलता है कि उषाश्री के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और यह कोई खुदकुशी नहीं थी, और जो कहानी सोमनाथ ने बताई थी वह भी सच नहीं थी। दरअसल उषाश्री अपने पति सोमनाथ और उनकी एक महिला दोस्त पर शक करती थी, जिस कारण रोज उनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे। और एक दिन सोमनाथ ने अपनी पत्नी को गुस्से में आकर मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके टिफिन बॉक्स में पैक कर दिए, और मौका मिलते ही वह इन सभी टिफिन बॉक्स को फेंकने वाला था। लेकिन दोस्तों, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, आखिर वह पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, आज भी लोगों के मन में बहुत से सवाल है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए, और आज भुवनेश्वर के एक जेल में सोमनाथ फरीदा सजा काट रहा है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मिलता हूँ ऐसी ही एक और अनोखी जुर्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching this video.